हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वीके साहू आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईटीएम मॉड्यूल्स, आखिर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट अर्थात समेकित रोग प्रबंधन में आईडीएम मॉड्यूल को होते हैं। अर्थात कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बहुत कम खर्चे या एक कृषि विशेषज्ञ की भांति कुछ तरीके बताए जाते हैं जो लगभग लगभग हर किसान को अपनाना चाहिए। फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा आपका नुकसान कम। नुकसान कैसे कम होगा? रोग लगेंगे तो नुकसान होगा। अगर आप अगेती पछेती जान रहे हैं, अगर आप सपोज दैट किसी को केवल अगेती पता है, उसे पछेती पता ही नहीं है, तो अगर सपोज दैट कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है, उससे उसकी अगेती फसल की जो होती है उसकी टाइम खत्म, उसका समय जो है खत्म हो रहा है, तो वो गेहूं का तो उत्पादन कर नहीं पाएगा। फिर वो सोचेगा मैं किस चीज़ का उत्पादन कर सकता हूँ। उस समय उसके माइंड में आएगा सरसों का, लेकिन उसके लिए जो नीड बनी रहेगी वो है गेहूं। तो आईडी मॉड्यूल यही बताता है कि हम किस प्रकार से अपने प्राकृतिक वातावरण, रासायनिक कमी, रासायनिक अधिकता एवं परंपरागत खेती विधियों के एकीकृत करके अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले गेहूं में हमें क्या देखना होगा कि भाई गेहूं में सबसे ज़्यादा रोग कौन सा लगता है। तो गेहूं में रतुआ रोग लगता है। रतुआ रोग का मतलब जो गेहूं की पत्तियां होती है वो पीली भी हो जाती हैं, भूरी भी हो जाती हैं। उसके बाद लूज स्मट होता है। लूज स्मट का मतलब कि उसका जो तना होगा, तना डाउन होगा, अर्थात तना पतला होगा। उसके बाद करनाल बंट। करनाल बंट नाम बहुत खतरनाक है, क्योंकि करनाल बंट सीधा फली पे आक्रमण करता है। कंडो रोग है, कंडो भी, कंडुआ रोग जिसे हम कंडुआ रोग कहते हैं। आप लोगों ने गौर से देखा होगा कि जब बालियां निकलती हैं, फली निकलती है, तो उस पर काला काला होता है। इसका कारण है पानी जमाव। तो आईडी मॉड्यूल यह बताता है कि पानी न जमने पाए। तो पहले रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करते हैं। इसके प्रति प्रतिरोधी कुछ किस्में हैं जिससे ना रतुआ लगेगा, ना लूज स्मट लगे, ना करनाल बंट। तो सबसे पहला है HD2967। अगर आप HD2967 को जानते हैं तो आप ये समझिए कि आपने 20% रोग रोगों में जो आप दवा दे रहे हैं वो खत्म हो गया। आपका 100 रुपये में 20 रुपये जो आप रोग के लिए दवा नियुक्त कर रहे हैं वो समाप्त हो गए। उसके बाद है HD3086 अर्थात HD3086। उसके बाद आता है रतुआ रोधी किस्में। ये रतुआ रोधी किस्में हैं अर्थात रतुआ पीला भूरा, कभी कभी पत्ती को पीला कर देता हो, कभी कभी पत्ती। अब लोगों ने गौर किया होगा कि जो पत्तियों की सिराएं होती, जो सपोज डेट गेहूँ है तो गेहूँ की जो पत्ती होती है लाइन लाइन, उस पर जो नसें बनी होती है वो पीली होती है, बाकी पत्ती हरी होती है। भाई हमने तो बता दिया कि बीज लेना प्रतिरोधी है। उसके बाद कोई भी बीज लो, सीड ट्रीटमेंट करना। सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है बीज उपचार। क्योंकि कभी कभी ऐसा ऐसे भी ऐसा भी अवसर प्रदान होता है या ऐसे भी कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक देश से दूसरे देश में अगर बीज विनिमय हो रहा तो उस पर कुछ ना कुछ रोग कारक होंगे, जिसे हम सीड बॉर्न पैथोजन कहते हैं, अर्थात बीज बीज युक्त रोग कारक। बीज युक्त रोग कारक है तो उसके लिए भाई सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लूज स्मट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं। मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। मैंकोजेब का क्यों उपयोग करेंगे? क्योंकि पानी का जमाव, पानी अक्सर गर्मी में नहीं, अक्सर पानी का जमाव होता है। पानी का जमाव, मैंकोजेब आप डाल, मैंकोजेब अगर आप पहले से डाल रहे हैं तो उस पर बड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि पहले से आप मैंकोजेब का यूज कर रहे हैं तो फफूंदनाशी जो रोग कारक हैं वो आ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी गलती होती है एक निश्चित समय पर बुआई करना। लोगों को लगता है आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन अगर आप निश्चित समय बुआई करते हैं तो आप लगभग लगभग 10% लागत कम कर सकते हैं। उसके बाद भी हम कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फंगिसाइड स्प्रे है भाई।
सीड ट्रीटमेंट किया नहीं आप लोगों ने, उसके बाद बोल रहे हैं भाई हमारे यहाँ रतुआ लग गया, हमारे यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू भी हो गई, इसी के साथ साथ लीफ स्पॉट हो गया, तो फिर प्रोपिकोनाजोल या मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप समय पर बुआई कर रहे हैं तो आप पीले रतुआ को 60% तक कम कर सकते हैं। 60% बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी का मतलब अगर एक कुंटल एक बिस्वा नहीं, एक हेक्टेयर में यदि 30 से 40 कुंटल निकल रहा है तो 100% 45 कुंटल निकलने की संभावना बना देती है। इसी के साथ साथ पेस्ट लगते हैं, पेस्ट लीफ स्पॉट है, उसके बाद कर्ल लीफ है, इसी के साथ ब्लाइट, लीट ब्लाइट, ब्लाइट रोग है, बहुत से रोग हैं। तो आज हमने चर्चा किया गेहूं पे हम किस प्रकार से अपने फसल को फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी फसल को अधिक ग्रोथ दे सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने फसल से अच्छी न्यूट्रिएंट अर्थात अच्छे पोषक तत्व मात्रा में अपनी फसल को प्राप्त कर सकते हैं। फसल को प्राप्त करना एक बड़ी सहनशीलता का काम होता है, एक बड़ा संघर्ष होता है जो हमारा किसान झेलता है, चाहे वो प्राकृतिक प्रबंधन हो, चाहे विद्युत प्रबंधन हो, यहाँ तक कि खाद प्रबंधन भी आज किसानों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस समय आपको लगे कि अब मेरे बस का यूरिया डीएपी डालना नहीं है तो आप कुछ ना करें, क्योंकि आप लोगों ने गोबर की खाद डालना छोड़ दिया है। यदि आप उसका यूज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता डीएपी यूरिया डालने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में हैं तो डाल भी रहे हैं, गोबर की खाद के बाद यदि आप यूरिया डीएपी डाल रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपकी लागत महंगी होगी। तो धन्यवाद, आशा नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस गेहूं वाले कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर देखेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देखें कि मैं इतनी समय सीजन चल रहा है धान का, क्या धान में वीडियो बनाऊं, क्या मक्के में वीडियो बनाऊं, यहाँ तक कि अगर आप चना भी बोल देंगे तो मैं चने में वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो इस प्रकार की रहेगी जिसका आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जो भी मैं बताऊं उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जय जवान जय किसान।